अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हकीकत में कितने आज़ाद हैं और आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। तीर वालों के बाद शेर ने भी इंतखाबी मुहिम के मैदान में ज़बरदस्त एंट्री डाली है। रवायात के बरक्स कदरे ताखीर से ही सही, लेकिन इंतखाबात का माहौल बिलाखिर बन ही गया है। तीर वाले तो इंतखाबात का ऐलान होने के फौरन बाद से ही अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, लेकिन शेर को शायद ये गुमान था कि बल्ले और बल्लेबाज के आउट होने के बाद मैदान में उतरे बगैर ही कामयाबी खुद आगे बढ़कर उसके पांव छुएगी। इस खुशफहमी में मुब्तला शेर इंतखाबी मैदान में कदरे ताखीर से दाखिल हुआ तो उसे मालूम हुआ कि खिलाड़ी तो बल्ले के बगैर भी सियासी पिच पर आज़ाद खड़े मुखालिफिन को ललकार रहे हैं। आज़ाद खड़े मुखालिफिन को देखकर शेर को तबीयत में थोड़ी बेचैनी तो महसूस हुई, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यह मैदान तो वही पुराना है, इस पिच पर कैसे बॉलिंग करनी है ये तो वो 30 बरस से जानता है। इब्तदाई 2-3 ओवर्स के बाद ही शेर को यह अंदाजा हो गया है कि 4 साल कबल जो मैदान वो छोड़कर गया था अब वो काफी बदल चुका है। बल्ले वालों का कप्तान अपनी टीम की इतनी प्रैक्टिस करा चुका है कि अब वो हेलमेट, पैड और बल्ले की कैद से आजाद होकर भी मुखालिफ बॉलर्स के बरक रफ्तार बाउंसर्स का मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं। इंतखाबी मैदान की सूरत हाल को भांपते हुए शेर की टीम अपनी सीनियर नायब सदर के हक में मुखालिफ उम्मीदवार की दस्तबरदारी की झूठी खबर मीडिया पर चलवा कर अपने कारकुनों को तसलिया दे रही है। यही नहीं, नारोवाल के एक शेर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बल्ले वाले कामयाब हुए तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, जबकि शेर की टीम के एक रुकन जिन्हें शेर ने अपने इब्तदाई स्क्वाड में शामिल भी नहीं किया, वो दावा कर रहे हैं कि आज़ाद बल्ले वाले तो अभी से दूसरी जमातों में शामिल होने का रेट लगवा रहे हैं। पीटीआई की अगर जीत होती है इसका मतलब है पाकिस्तान एक आग की तरफ धकेला जाएगा जिसमें हर इदारे के साथ लड़ाई होगी, फौज के साथ लड़ाई होगी, अदलिया के साथ लड़ाई होगी, मुल्क के अंदर एक खाना जंगी का मंजर होगा। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अभी से बार्गेनिंग कर रहे हैं, नून लीग में शामिल होने के लिए अभी से उनका दिल है कि भी वो शामिल हो जाए और आज अगर इनको टिकट ऑफर कर दी जाए तो अभी ये पीटीआई की हमायत याफ्ता होना भी छोड़ देंगे, कलवाना भी छोड़ देंगे। लोग अपनी कीमत बढ़ाएंगे, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, पीटीआई में इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तीर वाले जो शेर और बल्ले से आजाद उम्मीदवारों के मुकाबले को कल तक दूर से देखते थे, वो भी इस अब सरेआम कह रहे हैं कि हम तो इंतखाबी मैच के बाद बल्ले से आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर जीत का जश्न मनाएंगे। बल्ले से आजाद उम्मीदवारों पर उकाब की नजरें जमाए बैठे हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में बल्ले वालों के साथी और मौजूदा सूरत हाल में उकाब के जहाज की परवाज तो सबने देख रखी है। ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, अभी इस वक्त भी है जी, इस वक्त भी है, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। वो कुछ हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो काफ़ी बड़ा तादाद में हिस्सा ले रहे हैं, ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट्स जो कि पीटीआई के सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, आज़ाद उम्मीदवारों से आपकी हम कोई बिल्कुल बातचीत और बहुत राब्ते से हैं? आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। हम इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। नाज़रीन, जीत की सूरत में शेर की दहाड़, तीर के वार और उकाब की झपट से बचने के लिए बल्ले से आज़ाद उम्मीदवार ने आज एक अनोखी चाल चली है। उसने एक दरख्वास्त थर्ड अंपायर के सामने दायर की है कि अगरचे वो मैदान में किट और बल्ले के बगैर उतरे हैं, लेकिन वो एक टीम के खिलाड़ी तो हैं, लिहाजा उन्हें उस टीम का खिलाड़ी समझा जाए और उस टीम का नाम उनके नाम के साथ जोड़ा जाए। बल्ले से आज़ाद इस उम्मीदवार की अनोखी चाल का नतीजा क्या होगा, इस पर सियासी पंडितों की आरा में इख्तलाफ है। इंतखाबी मैच के बाद आज़ाद जीतने वाले खिलाड़ियों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पहले से यह पूछा जाता था कि पीटीआई अपने उम्मीदवारों के बारे में वोटर्स को कैसे बताएगी। अब यह पूछा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल नंबर 2, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद ना हुई तो क्या 8 फरवरी के बाद आज़ाद जीतने वालों की एक नई मंडी सजेगी। सवाल नंबर 3, क्या मुस्लिम लीग नून को यह तवक्को है कि जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी के लिए उसको प्लेट में रखकर पेश कर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को अपने कैंप में लाने की आस लगाए बैठे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतने के बाद वफादारियां बदल लेंगे। सवाल नंबर 5,
तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वोटर्स को यकीन दिलाने के लिए कुरान पर हलफ ले रहे हैं। क्या जीतने वाले आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकेंगे? सवाल नंबर 6। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाईकोर्ट से इस्तदा की है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कलअदम करार दे और बैलेट पेपर्स पर पीटीआई का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे। क्या तहरीक इंसाफ को अदलिया से कोई रिलीफ मिल सकता है? सवाल नंबर 7। तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों पर सिर्फ इखलाकी बोझ होगा या कानूनी तौर पर भी वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत के पाबंद होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब, जो हमें ज्वाइन कर। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नाज बलोच साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अजहर साहब सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये सारी जमातें बैठ के ये कह रही हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार, आपके जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं सब पे नजरें जमाए बैठे हैं, ये तो लग इस तरह रहा है कि जैसे बाय एंड सेल का काम स्टार्ट हो जाएगा जैसे इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया। आज मंसूर भाई, आपको याद आना चाहिए कि डिफेक्शन वाला केस आर्टिकल 63 का कितना अहम था। इन सबको मर्चें बड़ी लगी हुई थी, आग लगी हुई थी कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि इट वाज नॉट एट ऑल री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपके सामने केस प्लीड कर देता हूँ, ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, मैंने खुद जब कागजात नामजदगी दाखिल की है तो 3 सफ़ों का डेक्लरेशन है, उसमें मैंने लिखा कि मेरी पार्टी एफिलिएशन क्या, मैंने लिखा मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ और आज भी मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। जो वो अलग बात है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो एक सेपरेट इशू है। अब दूसरी बात आती है कि आर्टिकल 17 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है, रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सिर्फ सेक्शन 215 के तहत जो है ना, जो बल्ले का निशान ले लिया, अच्छा उसको भी मैंने चैलेंज कर दिया है, वो सुबह लगा हुआ लाहौर हाई कोर्ट में कि सेक्शन 215 जो अल्ट्रा वायरी आर्टिकल 17 के मुताबिक है। अब जितने लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं वो पीटीआई के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ही गलत है। उसका सबूत क्या है कि 13 जनवरी वाले दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ इलाक हमारा हुआ, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते किसी और सियासी जमात के अंदर। आपको याद होगा बड़ा वाज़ेह तौर पर वो फैसला आया था, तो वो नजरियाती तौर पर तो बात खत्म होगी। और फिर खुद ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने फीसद का 76% कागजात नामजदगी जो है मंजूर हुए, उसमें से तादाद बताई कि पीटीआई को कितनी तादाद मौजूद थी। इसका मतलब लेकिन ये तो तब तक था ना जब तक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। नहीं, वो एक अलग इशू है, वो बात फैसला बाद में आया। नहीं वो, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है ना कि वो सारे के सारे उम्मीदवार पीटीआई के थे ना जी। ठीक है, वो पीटीआई और इलेक्शन कमीशन मानता है ठीक है, बल्ले का निशान लेने से आप पीटीआई के उम्मीदवार अलहदा नहीं कर सकते। और ये मामला इसीलिए सलमान अकरम राजा ने हैज राइटली एजिटेटेड बिफोर दी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। और अल्टीमेटली बात यही, और ये भी मैं बता दूं आपको, तो वो जितने लोग हैं जिन्होंने डेक्लरेशन दी हुई है ना, आज अगर वो कल को बिक गए, कल जो सोची बैठे हैं ना, मंडी लगाई हुई है भाई, आर्टिकल 63 ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा। किसी भी आज़ाद उम्मीदवार ने जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लग रहा है, जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं बाकायदा, उनके हमने बाकायदा वेबसाइट पे नाम डाल दिए, नॉमिनेशन पे उनके बाकायदा इंतखाबी निशान दे दिए और उनकी कैंपेन जारी है। कल अगर वो छोड़ के किसी सियासी जमात में गया तो डिफेक्शन का लॉ अप्लाई करेगा। अच्छा, अगर वो किसी जमात में नहीं जाता, फॉर एग्जाम्पल तहरीक इंसाफ का वो नहीं, वो जमात में भी नहीं जाता और दूसरी बात ये कि वो आपके पार्लियामानी लीडर, अगर आप एक डिक्लेयर करते हैं, आप देखना, आप चाले आपने सवाल है, आप बहुत इंटेलिजेंट और बात समझ गए। सवाल है कि आपका पार्लियामानी लीडर जो है, ये बड़ी जबरदस्त बात, वो अगर उनको कोई हिदायत करता है कि जी आपने फलां बंदे को वोट देना है, वो कहते हैं जी हम नहीं देते। देखिए अब ये यू गॉट अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए जी, बात यही है, 51% या तो 51% आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं ना, ये सारे, सॉरी हमारे पीटीआई के जीते हैं। 51% अगर ये फैसला कर लेते हैं पार्लियामानी लीडर बना के कि हमने फलां को वोट देना है, तो फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, बड़ी क्लियरली बता दूं। अच्छा, यानी अगर 51%, यानी वो फिर पार्लियामेंट की आदत उनके पास आ गई, तो पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग होंगे, अगर मेजॉरिटी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई एक बीच में से एक ग्रुप निकल आता है कि जनाब हमने लीड करना है, तो फिर वो पार्लियामानी पार्टी जो भी लीड करेगा ना उस वक्त मेजॉरिटी के साथ, फिर उसका डिसीजन होगा। अच्छा चलें, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये अफनान साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर, वो जब कुछ हो नहीं सकता, डिफेक्शन की क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगी,
आप लोग फिर किस चक्कर में आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये नेगोशिएशंस किस बात की हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि ये तो मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर बात की जा रही है। अभी तो इलेक्शन होना है, इलेक्शन के बाद जो जीतेगा, फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं 63A वाला मामला, ये जो है ये मैं नहीं समझता कि इंडिपेंडेंस के ऊपर ये लग सकता है। लगे ना लगे, हमें इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तान के अवाम के वोटों से हम इलेक्शन इंशाल्लाह वैसे ही जीत जाएंगे। हमें जो है वो इनके इंडिपेंडेंट वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो ये तो आपका एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ना, लेकिन कानूनी तौर पे जरा मुझे क्लियर कर दीजिए ताकि पता हो ना। वो फरमा रहे हैं कि जनाब आपने डिक्लेरेशन दिया है, आप जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे हैं डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, तो इसलिए अब आप बेशक आप इंतखाबी निशान चेंज कर लीजिए, लेकिन आप पीटीआई नहीं छोड़ सकते। आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे रहेंगे। मुझे इस पे तो आप जरा बताइए ना, ताकि ऑन द रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले कम से कम मैं इलेक्शन के बाद चला तो सकूं कि डॉक्टर अफनान साहब ने जनाब ये राय दी थी। देखिए, 63A को जितना मैंने स्टडी किया हुआ है, उसके अंदर जो है वो 3 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आप पार्टी लाइन से अगर हटें और आप वोट दें तो फिर आपकी जो मेंबरशिप है असेंबली की वो ख़त्म हो सकती है। मगर उसके लिए आपको पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि सिंबल वो चीज़ है जिससे जो आपको एसोसिएट करता है पार्टी के साथ। अच्छा, अब जो है जहाँ तक मामला था जो पंजाब असेंबली में तमाशे लगते रहे 2022 में, वो तो सारा का सारा जो था वो पहले इन्होंने कहा पार्टी लीडर करेगा, जब वो काफली की बारी आई तो फिर कह दिया पार्लिमानी लीडर करेगा। तो अगर उमर अता बंदयाल साहब बैठे हो कहीं पे तो फिर शायद इनको कोई हो जाए, अदरवाइज मैं तो नहीं समझता कि इनके लिए कोई इसको दूसरी तरह ले लेते हैं। इसको सेनेटर साहब दूसरी तरह ले लेते हैं। आप लोगों के लोग जब नवाज शरीफ साहब ने टिकट्स के ऊपर सेनेट के हवाले से साइन किए थे और वो आज़ाद हैसियत में जब इलेक्ट हुए थे, तो आपका कहने का मकसद ये है कि चूंकि वो आज़ाद हैसियत में हुए थे तो वो पार्टी लाइंस के पाबंद नहीं थे, अगर वो चाहते तो फ्लोर क्रॉसिंग कर भी सकते थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो किए तो हुआ है ये। अच्छा, हमारे साथ तो हुआ है ये। अच्छा, कुछ लोगों ने जो सेनेटर हमारे वोट से बने थे उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस करके किया और हम उनका कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सिंबल ही नहीं था। इंडिपेंडेंट खड़े होकर इंडिपेंडेंट लड़ा था तो उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, तो वो आपको अजहर साहब से राब्ता करना चाहिए, हो सकता है ये आपका केस लड़ लें कोर्ट के अंदर। चले मैं अजहर साहब को उसका जानता नहीं था, वरना जरूर। अच्छा, चले नाज बलोच साहबा, ये आप भी जरा अपनी राय दे दीजिए। बिलावल भुट्टो साहब इंटरव्यूज के अंदर क्यों कह रहे हैं कि जी हम तो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं और आप देखिएगा 172 का नंबर हम इन्हीं की मदद से जो है वो अचीव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर आज़ाद उम्मीदवार जो है सिर्फ पीटीआई के वो अराकीन या पीटीआई से वाबस्ता लोग नहीं हैं, बेशुमार आज़ाद अराकीन हैं। आपको पता है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की निस्बतन दुगनी तादाद में इस दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो सामने आए हैं। लगभग 11,000 के करीब कमोबेश कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और यकीनी तौर पे सबका ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई से उनकी वाबस्तगी हो भी तो ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके अपने सिंबल्स हैं, वो कोई एक पार्टी का सिंबल नहीं है। और उस पे भी जो सवाल उठ रहा है, तो बात तो ये है कि देखिए ना, ये सिंबल का ना मिलना भी कोई पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या किसी और सियासी जमात की वजह से तो नहीं हुआ ना। ये तो पीटीआई की अपनी फेलियर है। ये तो इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगी जो इन्होंने खुद की अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सो कॉल्ड अपनी ही पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालफत में, जिस तरह से इन्होंने ना कोई नॉमिनेशन पेपर्स तक नहीं थे मंसूर, अदालत पूछती रह गई कि एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, तो उसमें तो इनकी अपनी कोताही और गलती है जिसकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दे कांट ब्लेम एनीवन फॉर नॉट गेटिंग अ सिंबल। बहरहाल ये एक हकीकत है कि जमहूरी तरीके से तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इंतखाबी निशान होता है ताकि लोगों में क्लैरिटी हो, लेकिन इस चीज की जिम्मेदार खुद पीटीआई खुद है। अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी उन्होंने मारी हमेशा की तरह। और मेरा तो एक्चुअली एक और एंगल है नाज साहबा, मेरा एंगल तो ये है कि कानूनी तौर पे चलें, अभी तो हम एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन एक मॉरल वैल्यू भी तो होती है। मॉरल वैल्यू फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, उन्होंने एक पूरा पोर्टल बनाया हुआ है, वहां पे आप कोई भी जो
सीट नंबर है वो आप डालें कौमी असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबलीज का, पूरी एक लिस्ट सामने आ जाती है। बेहतर ना हो कि ये रादर देन आप लोगों के लीडर्स जो हैं बैठ के इंटरव्यूज के अंदर ये कहें हाँ जी हमने जो है उनके ऊपर आंख रखी हुई है, उन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। अलीम खान साहब भी अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं रादर देन डूइंग दिस, मॉरली बेहतर ना होता है एथिकली कि आप ये अनाउंस करें कि जी इररिस्पेक्टिव हमें अगर 172 का नंबर क्रॉस भी करना है, ये एक जमात से ताल्लुक रखते हैं, इनके साथ हमने नहीं इलाक करना, इनको अपनी अपनी पार्टियों के साथ हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि एथिकली गलत होगी ये चीज। नहीं देखिए, किसी भी इंडिपेंडेंट के लिए ये कह देना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये अनाउंस करना कि भाई हम इनके साथ इल्हाक ही नहीं करेंगे फॉर एनी रीजन। आई थिंक जब नंबर गेम की बात होती है, जब हुकूमत बन रही होती है, तो जमातों के पास एक दरवाजा खुला होता है के लिए कि क्या वो इंडिपेंडेंट सिंबल के ऊपर किसी और पार्टी के सिंबल के बजाय वो इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत पे किसी एक ऐसे सिंबल के ऊपर आए जो किसी सियासी जमात का सिंबल नहीं था, तो उसके ऊपर तो मॉरली वो स्टैंड करता है कि आगे वो अपना फैसला क्या चूज करता है अपने लिए। और फिर वो जो बात पार्लिमानी जो पार्टी का लीडर होगा वहां पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड कि वो किस पार्टी की तरफ जाना चाह रहा है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि 8 फरवरी के बाद जो है खुल की चीजों में एक मजीद क्लैरिटी आएगी। बट आपको पता है कि पीटीआई ने खुद जो हुकूमत फॉर्मुलेट की थी वो सारे इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ शामिल करके हुकूमत बनाई थी, तो पीटीआई के पास नंबर्स तो नहीं थे। ना साहबा ये कंपैरिजन फेयर कंपैरिजन बनता नहीं है की बारी आई। ना साहबा ये फेयर कंपैरिजन बनता नहीं है। आप जानती हैं कि वो जो उम्मीदवार थे वो वाकई आजाद इलेक्ट हुए थे, वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनका सिंबल किसी से लिया नहीं गया था, वो वाकई ट्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो जीते थे। और उसके बाद ऑब्वियसली और ये आप भी जानती हैं कि वो देखते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, वो उसी साइड पे जाते हैं। मंसूर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मंसूर मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ बात, लेकिन मैं सिर्फ ये शामिल करना चाह रही हूँ बात कि ये जो एक गलत फहमी है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो सिर्फ पीटीआई के ही वो अराकीन हैं जिनको सिंबल नहीं अलॉट हुआ, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। किसी को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला, किसी की मैं ये नहीं कह रहा, मेरा स्पेसिफिक सवाल तो नहीं, मेरा स्पेसिफिक सवाल पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हवाले से था जिसकी लिस्टें निकल चुकी हुई हैं ऑलरेडी, एंड यू नो इट वेरी वेल। सिंध की, पंजाब की, कौमी असेंबली की, केपी, बलोचिस्तान, सबकी लिस्टें निकल चुकी हैं। यू नो वेरी वेल कि कौन पीटीआई का एक्चुअली कैंडिडेट। खैर एनीवेज, ये अब मॉरल जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके ऊपर तो बात हुई, लेकिन हमने इस सिलसिले में सीनियर जो कानूनदान है उसमें डॉक्टर खालिद रांझा हैं, एहसन भून हैं, इरफान कादिर हैं, अशर औसाफ हैं, इनसे भी हमने राय जानी कि वो क्या राय रखते हैं इन आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से। क्या ये पार्टी स्विच कर सकते हैं जीतने के बाद या नहीं, ये कानूनी माहिरीन क्या राय दे रहे हैं, सुनिएगा जरा। जब कोई आदमी इलेक्ट होता है विदाउट पॉलिटिकल पार्टी तो उसे हम आजाद उम्मीदवार कहते हैं, और जब हाउस में जाते हैं तो ये लोग अपने तय वो जो मर्जी पॉलिसी ले लें। लेकिन अक्सर होता ये है कि विद इन फर्स्ट 10 days ये ऑप्ट करते हैं जी मैं फला पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और लिहाजा उनकी सीट जो है उनके साथ लग जाती है। जो आजाद उम्मीदवार हैं जब वो जीत के पार्लियामान में आते हैं तो उनके पास 3 दिन होते हैं, और उस 3 दिन में वो फैसला कर सकते हैं कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब वो खुद ऑप्ट कर लेंगे कि वो किसी पार्टी के साथ हैं तो फिर वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। और कुछ उम्मीदवार जो हैं वो तो पहले ही वो कह रहे हैं, आजकल वो हलफ भी उठा रहे हैं और वो लिख के भी दे रहे हैं कि वो एक खास पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो फिर उसी के ही तस्वर किए जाएंगे ना कि उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट होने के 3 दिन के अंदर अंदर उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो दे विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो पीटीआई का ना निशान पे लड़ रहे हैं, ना वो इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो एक सिंबॉलिक है। तो इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार हैं दे विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टिल द टाइम के वो ज्वाइन नहीं करते। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की कोई कदगन नहीं है कि उन्होंने नहीं ज्वाइन करना, या वो अपने आप अपना इंडिपेंडेंट नेचर उसको भी उसी तरह लेके चल सकते हैं। आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर जब उनका रिजल्ट हो जाए तो उनको फिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करते देन दे रिमेन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड
मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। रिजर्व सीट्स का जो है वो उनके पास जो वक्त था वो अब नहीं हो सकेगा और वहाँ पे उनको एक नाकाबिले तलाफ नुकसान हो गया और इट्स टू लेट। ये तमाम कानूनी माहिरीन की आपने गुफ्तगू सुनी। अजय साहब, एक और पॉइंट इस सारे मामले के अंदर ये भी आ रहा है कि टेक्निकली स्पीकिंग आप लोगों के जो इलेक्शंस हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो उसके बाद एक और नुकसान जो पार्टी के, आपके पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं है, आपके पार्टी का कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, जितने ऑफिस बेयरर्स हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल कोई भी नहीं है। अगर ये डिफेक्शन की क्लॉज को एक्टिवेट भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके किसी चेयरमैन का होना ज़रूरी है, जो कागज़ के ऊपर साइन करके कहेगा कि जनाब ये मेरा मेंबर था, इसने डिफेक्शन की है। सुनने में ये आया, र्यूमर्स आई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 फरवरी से पहले भी शायद करवा सकती है। क्या ऐसी कोई सोच है, कोई इस पे प्लानिंग हो रही है? एक तो ना इरफान कादर साहब ने जो राय दी है ना, आपने सुना होगा, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात कह दी है। बाकी मैं नहीं समझता कि जो राय दी है मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी जहाँ तक बात है ना, रिव्यू फाइल हम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 जजमेंट हैं। एक 17 मेंबर जजमेंट है रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, और एक 12 रुकनी बेंच है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्होंने कहा था सेनेकॉप पार्टी इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये 3 मेंबर बेंच ने उन जजमेंट्स को वायलेट किया है। ठीक है ना जी। हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद है इंटर पार्टी इलेक्शन की, हम दोबारा करवा सकते हैं, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है किसी वक्त भी हमारे। और यकीनन हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अगर अपना इलेक्शन लड़ने हैं और इलेक्शन लड़के हमने अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है आर्टिकल 63 की, तो उसके लिए हमें लीडर की जरूरत है। वो लीडर नहीं होगा तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते आर्टिकल 63 की। यकीनन उसके लिए हम बाकायदा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ऑप्शन भी खुली है हमारे पास। और फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने सेक्शन 215 कहा है, सेक्शन 215 लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार है, वो अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर देती है आर्टिकल 17 के कि ये जो इंतखाबी निशान लेना है, वो तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, उसकी तो अपनी एफिकेसी, अपनी जो कि बुनियादी तौर पर सेक्शन 215 ही मैदान में नहीं रहेगा और सेक्शन 215 मैदान में नहीं रहना चाहिए। ये 2 जजमेंट ऐसी हैं जिसको मैं समझता हूँ कि शायद ये, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, एक मेरा एतराज़ ले लें बड़े अदब के साथ, कि 3 बड़े फैसले किए हैं जिसमें सेक्शन 215 मौजूद है, अल्ट्रा वायरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर देखेंगे। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का, वो भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को डेट देने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट देख के कहती है आंखें बंद कर ली उन्होंने, इसी बेंच ने। फिर इसी तरह जो सबसे अहम है सेक्शन 232 जो ताहयात नाअहली के हवाले से 5 साल लिमिट किया था, वो भी आर्टिकल 62(1)(f) को सामने रखते हुए मौजूद था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी। 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई है, 2 तरामीम तो ऐसी हैं कि अपोजिशन थी कोई नहीं, चाहे यानी 232 वाले में और सेक्शन 57 में, वो इन्होंने जातीय असेंबली में की हैं। तो अल्टीमेटली जो मैं जो देख रहा हूँ आने वाला दौर बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प दौर रहेगा। ठीक है, मैं सेनेटर साहब एक चीज़ और मैं ज़रा एक टॉपिक थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, और वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस की भी समाअत हुई, और वो थी कासिम सूरी साहब के हवाले से, और चीफ जस्टिस ने बड़े उसके ऊपर सवेर जो है क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा जनाब ये इतनी देर तक ये साहब जो है वो स्टे ऑर्डर के ऊपर किस तरह बैठे रहे, और अब जो है वो हमने छोड़ना नहीं है, इस बात का फैसला जो है वो होना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी हुई वहाँ पे, जो उनके वकील थे नईम बुखारी साहब, आपके ख्याल में अब ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी? अब तो मतलब वो असेंबली भी ख़त्म हो गई, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, लेकिन फिर इस चीज़ को जो है डिस्कस किया जा रहा है। देखिए मामला कुछ इस तरह है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं रोकते ना, अगर ये अदालतें इस चीज़ को नहीं रोकती जो कासिम सूरी साहब ने कारनामा अंजाम दिया था 11 अप्रैल को, तो ये दोबारा भी हो सकता है, और ये मुल्क के अंदर दोबारा से अनारकी भी फैल सकती है और बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस मामले को सेटल करना इसलिए मेरा नज़दीक बहुत ज़रूरी है। कल को कोई भी वज़ीर आज़म हो वो ये कहे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो मैं, क्योंकि मैंने कुछ मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में इमरजेंसी है, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, अमेरिकी साजिश है, तो मैं जो हूँ वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही नहीं मानता। हाँ। तो और यही इन्होंने किया था ना तौर पर। अजय साहब ये हालांकि कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई, मगर इन्होंने ये की है। ठीक, तो उसका अब ज़ाहिर खमियाजा तो इन्हें भुगतना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल इसको ये आप छोड़ नहीं सकते, वरना आप देखें कल वो फिर ये वाली काम करेंगे, फिर दोबारा यही होगा। मुल्क का भी वक्त ज़ाया हुआ, पूरी दुनिया में बदनामी हुई इस, और फिर जिस तरह फिर मतलब कि इनके अपने लिए भी अच्छा नहीं है, जिस तरह वज़ीर आज़म को निकाला गया, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी प्रेसिडेंस है।
तो ये मैंने तो उस वक्त भी मेरे जहन में यही बात थी कि ये इन्होंने आइन के साथ जो किया है, ये इनको इस पे माफ़ी मिलनी तो नहीं चाहिए। अगर हम जो है वो जनरल्स को जो है वो प्रोसिक्यूट करते हैं इसी मामले के ऊपर, वो भी यही है ना, साजिश थी बेसिकली। तो फिर इनके लिए कोई स्पेशल कंसेशन देना मेरे नज़दीक तो जो है वो इतना कोई मौजू बात नहीं होगी। अजहर साहब, बड़ा सवेयर क्रिटिसिज्म हुआ है आज चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट से अंदर ही से कुछ हो रहा था कि डेटे नहीं लग रही थी, इतना लंबा सालों भरा स्टे जो है वो दे दिया गया कासिम सूरी साहब। मैं बड़ा आज मुतालबा करता हूँ कि पिछले 30 सालों से ना ये सारा रिकॉर्ड निकाल लें। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक, मुझसे किस किस का पूछेंगे, मैं एक एक का नाम बता दूंगा आपको। और ये मैं वैसे चीफ जस्टिस साहब के इस रिमार्क से इत्तेफाक नहीं करता। कौन सा? ये चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बात कही है ना, यानी ये तो अपनी कोर्ट के एक फैसलों के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ, आप उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो ले सकते हैं। और हमेशा को वारंटों का एक बेसिक स्टैंडर्ड है, बड़े बेंच के फैसले मौजूद हैं कि को वारंटो जब फाइल की हो, जब वो ओहदा ख़त्म हो जाए तो को वारंटो लाइफ वो अपनी डेथ खुद ब खुद मर जाता है। और उसके पर यानी अगर ये शुरू हो गया फिर तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। फिर आप इसहाक डार पर तो पता नहीं क्या क्या लोग आएंगे उसमें। आपको याद होगा कई ऐसे केसेस मौजूद हैं कि यानी मिसाल के तौर पर वो छोड़ के भी चले गए हैं तो फिर तो पैसे भी निकलेंगे। यानी मिसाल अब सार आलम की मिसाल आप ले लें। अब सार आलम के केस में वो तो पहले दिन से उनकी तैनाती गलत थी, पहले दिन से तैनाती उनकी गलत थी। अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फायदी साहब ये जिस तरह की बातें जिस तरह हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं इनको ज़ाती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो गरज किसी भी हवाले से, गरज का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें कि उनके हवाले जो याद है कि इमरान खान साहब के बारे में कई केसेस उठाते रहे हैं, सुओ मोटो नोटिस लेते रहे, फिर एक वक्त पे जस्टिस गुलजार साहब ने रोक भी दिया उनको बेंचेस पे बैठने के हवाले से। ये कोई ऐसा मामला नहीं है। नहीं तो फिर आपके फॉर्मूले के मुताबिक तो मज़ाहिर अली नकवी साहब का मामला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो भी खत्म हो गया। वो देखिए ना, बिल्कुल वो भी खत्म। यानी देखिए उसकी वजह मैं बुनियादी वजह बता दूं आपको। ये अजहर सिद्दीक बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है जजेस की अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, बड़े अरसे से मैं लगा हूँ, तारीख चली आ रही है। हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ जज को निकालना और रखने के हवाले से काम करना है, मेंटल इनकैपेसिटी देखनी है या मिसकंडक्ट किया नहीं। अगर फिर यही प्रेसिडेंट सेट करना है तो जस्टिस काजी फादी साहब उनकी मिसेस के हवाले से जो आज भी प्रॉपर्टी डिटेल नहीं है, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से केस तो खत्म कर दिया एक तरह से, तो फिर वहां पर ये देखिए ना कि वो जायदाद खरीदी है, किस तरह सोर्स है। अगर ये इसी तरह का शुरू करना है ना, फिर इस एहतसाब की छड़ी में या एहतसाब के इस नदी के अंदर फिर सभी को नहाना पड़ेगा। हर्ज कोई नहीं है। इट्स अ गुड प्रेसिडेंट। आ जाए एक दो, यानी मैं जो देख रहा हूँ कि कोई नई जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होने की कोशिश हो रही है, ये शायद मुमकिन ना हो पाए, बहुत मुश्किल है। नाज बलोच साहब, एहतसाब की जहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पंजाब के अंदर जलसे कर रहे हैं। आसफा भुट्टो साहिबा ने आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया लाहौर के अंदर। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अपने जलसे वगैरह कर रही है। मियाँ साहब भी आज लाहौर में निकले हुए थे अपने हल्के के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अब इतवार की कॉल दी हुई है खान साहब ने और अपने उम्मीदवारों को कहा है कि जी बाहर निकले, लोगों को बाहर निकालें। लेकिन पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है। अब आप किस तरह देखती हैं, क्या इसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा सकता है ऐसी सूरत हाल को? देखिए, जहाँ तक आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ तो 9 मई के बाद खुद ही टूट-फूट का शिकार हो गई। उनके अपने तमाम जितने भी सरकर्दा रहनुमा थे, चाहे वो गवर्नर सिंध हों उनके, चाहे उनके वुज़रा हों, सब ने 9 मई के बाद अपने आप को जो है डिसएसोसिएट कर दिया, डिसोन कर दिया पीटीआई और तहरीक इंसाफ के साथ। तो उसके बाद आपको पता है कि पार्टी में जब लीडरशिप ना हो और जब पार्टी के अपने रीजनल लीडर्स भी पार्टी छोड़ जाएं, तो उसके बाद पार्टी को मोबिलाइज करना कोई आसान काम तो होता नहीं है। तो पहले तो बात यह है कि खुद अपनी पार्टी को एक मुनज़्ज़म अंदाज से, जिस तरह से पीटीआई ने खुद अपना नुकसान पहुंचाया और जिस किस्म की कशीदगी की सियासत की, ना तो सर उसका आप ये कह रही नुकसान हैं एक्चुअली ये जलसे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं है इस वजह से? नहीं, मैं तो नहीं, देखिए अब देखिए पीपल्स पार्टी अगर अपनी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, अगर पीपल्स पार्टी अपने जलसे कर रही है, अगर पीपल्स पार्टी अपना मंशूर लेकर पूरे पाकिस्तान भर में जा रही है, तो किसी और पार्टी को तो किसी ने नहीं रोका था अपने मंशूर पहुंचाने में लोगों तक। लेकिन किसी के पास अगर कोई विजन ही नहीं है, किसी के पास कोई
पॉलिसी ही नहीं है, किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है अवाम के पास जाने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर तो नहीं बनती। अपना मंशूर बना के अगर पीटीआई के अपने रहनुमा जो है वो आगे बढ़ते और आके अपना मंशूर पेश करते हैं अवाम के पास, या इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जाके अपना कोई प्लान देते, कोई विजन देते, जिस तरह हम किसान के लिए, मजदूर के लिए, वुमेन के लिए, हम अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, हम जिस किस्म के ज़राअत के लिए, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक प्लान, एक पॉलिसी लेकर बाहर निकलकर लोगों को डोर टू डोर बता रही है, ये इख्तियार तो मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना मंशूर बनाने का तो है, लेकिन जो अपने मंशूर को खुद ही वायलेट करते रहे हैं उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, दोबारा कह रही हूँ, मैं एक ब्रेक ले लूं। अजहर सिद्दीक साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है कि कहाँ है आपकी लीडरशिप, कहाँ है आपका विजन, आपका कोई प्लान क्यों नहीं है जिसकी वजह से आप जलसे नहीं मुनक्किद कर पा रहे। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि कप्तान ने इतवार की कॉल दी हुई है और कहा हुआ है कि जनाब तमाम उम्मीदवार जो हैं लोगों को लेके बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें, और जो उम्मीदवार, ये भी साथ उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार नहीं बाहर निकलेगा तो उसका टिकट भी जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सवाल कर रहा था कि जैसे ही ये आज ये खबर आई कि जनाब इतवार की कॉल आई हुई है, आज पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई। मैंने नाज बलोच साहबा से ब्रेक से पहले पूछा था, उन्होंने कहा कि अगर इनके पास लीडर नहीं है, अगर इनके पास विजन नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ये तमाम रिसोर्सेज हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अजहर साहब क्यों नहीं है लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? वो आपने सवाल गंदम पूछ लिया, जवाब चना आ गया। मैं अब क्या कह सकता हूँ, बड़ा दुख और अफसोस इस बात का है। देखिए मंसूर साहब कोई अंधा ही है जो ये कहेगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्डिंग ही नहीं मिल रही है, और बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है। पाकिस्तान अगर यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और लीडर होता तो इस तरह के सवाल जवाब नहीं देता। और ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो जमहूरी जमात है और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के और इन ताकतों के खिलाफ खड़ी रहती है। लेकिन बहरहाल चले, अगर हो सकता है स्ट्रैटेजी बदल ली हो उन्होंने। इसमें एक बात, तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी रहती है। हाँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी आपके सामने है, पुरानी बातें छोड़ दें, पुरानी बातों की तरफ मैंने नहीं आना। तहरीक इंसाफ आज भी आपके सामने है, और क्या है, उम्र भुगत क्या रही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या भुगत रही है? किससे लड़ाई है? किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल किया कि पाकिस्तान में जो वोट को इज्जत दो का नारा लेने थे वो तो भाग गए, वो दुम दबा के भाग गए, वो नजर ही नहीं आ रहे। मैं तो समझा था एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। नो, देखिए जी, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, देखिए जहाँ जब आप स्टेट्समैन के तौर पर आते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो पैरामीटर कुछ और होते हैं। अच्छा। वहाँ कोई भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, पीपल्स पार्टी आए, जो भी आए, वहाँ उस स्टेट को लेकर चलना होता है। तो वहाँ हालात अब इतवार वाले दिन जब आप लोग निकलेंगे बाहर तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारेबाजी नहीं। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करनी है। अच्छा। और कोई कंसर्न नहीं है किसी इदारे से भी, कोई कंसर्न नहीं है। क्या होगा आपका? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, साफ शफाफ इलेक्शन है। जो एजेंडा है हमारा, जो हमने 3.5 साल की कारकर्दगी दिखाई है वर्सेस पिछली कारकर्दगी, और ख़ास तौर पर 1.5 साल की जो कारकर्दगी जो इस मुल्क की तबाही कर दी है, वो सारा कुछ आवाम को पता है। और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए ना, आप खुद देख लेंगे कि वोट किसको पड़ता है। एक और बड़ी सीधी सी बात बताऊं, मैं एक और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात बड़ा मैं चाहूँगा। हम सब आईने पाकिस्तान 1973 की बात करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि जो भी आए यहाँ पर, आते ही आए पार्लियामेंट में बैठे, उसे कम से कम 6 महीने का रिफ्रेशर कोर्स आईने पाकिस्तान 1973 का कराया जाए। अच्छा। उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, हर एक में पढ़ाया जाए। और वो ये आईने पाकिस्तान पे बैठ के कसम तो खाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं करता है। अगर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले, तो आपको ये जो खाली जो है ना, वोट को इज्जत दो का नारा लेके पूरी उम्र एस्टैब्लिशमेंट की गोद में रहकर, यानी देखें 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, अब वो कौम उस पर नहीं चलेगी। कौम पढ़ी लिखी है और कौम ने इस वक्त जो विजन जो इमरान खान ने दे दिया हुआ है, देखें इमरान खान ने जो विजन दिया है, हेल्थ कार्ड आज लोग रो रहे हैं, लंगर खाना, मुसाफिर खाना,
फिर आप उसके बाद आप आगे आ जाए, जो इकॉनमी मुल्क की पाकिस्तान की कहाँ लेकर गए, लोकल इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई थी आपकी, जरा ये इन सब चीज़ों को जरा गौर करें। और अगला जो विजन है ना, अगले विजन में तालीम जो सारा इनकलाब जो लेके आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में, यानी यहाँ जो हमने जो तालीम को इंडस्ट्री बना दिया है, बैठकर जो तबाही बर्बादी कर दी है, इसको इंशाअल्लाह उल अजीज और सोशल फाइबर जो टूट चुका है इस मुल्क का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसको लेके आएगी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आईने पाकिस्तान 1973 का उसका निफाज भी करेगी। मैं अफनान साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करती है और आप लोग एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सियासत करते हैं। सर देखिए, बात ये है कि अगर कोई एमको की जन्नत में रहना चाहे तो उसको कोई निकाल तो नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले इमरान खान ने बोला है कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करती, तो आप वहाँ पे क्या अचार डालने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमसे बात करो? यहाँ जब आपने हाइब्रिड का प्रोजेक्ट किया था तब आप जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, जब धरने दिए थे तब आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, जब काम पैर की उंगली खड़ी होगी तब आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, आरटीएस बैठाने के टाइम पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो आपको क्या, जब वज़ारत उज़्मा गई तो तब आपको एकदम से ख्याल आया कि चलो अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसको नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। तो ये ऐसी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ये सारी कहानियां की जाती हैं। बात यह है कि आज भी पीटीआई वालों के पास कुछ गिनवाने के लिए नहीं है कि इन्होंने क्या किया। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मगर डिलीवरी 0/0 है। मतलब आप पख्तूनख्वा के अंदर आप इनसे पूछे 5 प्रोजेक्ट गिनवा दें। अफनान साहब, वो 0/0 भी है, वो 0/0 भी है, लेकिन इनको 0/0 करने तो दें जाके पब्लिक में। आप तो इनको अलाउ ही नहीं करते। इनको आपके देखें ना, रोजाना माशाल्लाह आज शहबाज शरीफ साहब भावलपुर गए हुए थे, मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है वो NA 130 के अंदर घूम रही थी। इसी तरह बाकी भी कल भी मेरे ख्याल में साहब के घर आंसू गैस की गाड़ियां आंसू, आप देख लें जाकर, देखे तो सही था बाबा क्या हो रहा है वहां। कल नारोवाल में जलसा आपने रखा हुआ है, तो ये पीटीआई को भी तो अलाउ करे ना, उसके बाद कहा जाएगा हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। कल ननकाना साहब, सॉरी ननकाना साहब, सॉरी। तो देखिए ये अच्छी बात है। ये 9 मई करने का कारनामा अंजाम ना देते तो कुछ ना होता। मान रहे जब आप हमला करेंगे आप जिना हाउस के ऊपर और आप ओपनली उसको जो है वो फिर उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसके रिपरकशंस तो होंगे फिर कुछ ना कुछ। उसके अंदर हम पे सर वो अब ये 9 मई का जो चक्कर है, मैं वैसे ही आपकी राय पूछ रहा हूँ, ये 9 मई का चक्कर है, इनको कौन से वाले 9 मई तक जो है वो बाहर नहीं निकलने देना? 2026, 2027, 28, 29, 30 कब तक बाहर नहीं निकलना? ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनके साथ इनका मामला है उनसे पूछे ना। किनके साथ मामला है? कोई ताल्लुक ही नहीं। इनका किनके साथ मामला है? इनको ये कहा था कि 9 मई करें। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपसे डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनका उनके साथ मामला है, आजकल आपका भी तो उनके साथ मामला है। नहीं, हमारा पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के साथ मामला है। अच्छा। और हम जो है उनके मुफाद को लेके चल रहे हैं। हमने माजी में भी डिलीवर करके दिया है और ये पूरे पाकिस्तान जानता है, कराची से गिलगित तक लोग जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट निकाल दो तो मोंजोदड़ो, गंदाहारा और हराप्पा बचता है और कुछ नहीं बचता। नहीं तो ये पीपल्स पार्टी क्या करती थी आगे जब हुकूमत करती थी? ये आप पीपल पार्टी वालों से पूछे, मैं अब इसके ऊपर क्या कमेंट। आपने तो सबको फारिग कर दिया, पीटीआई को भी फारिग कर दिया, पीपल्स पार्टी को भी फारिग कर दिया। नाज बलोच साहिबा, आप लोगों ने क्या किया है? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर मियां साहब को निकाल दे तो मोहनजोदड़ो बचता है पीछे। मैं देखें मेरे भाई अफनान को मैं क्या बताऊं, मेरा ख्याल है कि CPAC हो गया, BISP हो गया और पीपल्स पार्टी की बेशुमार कामयाबियां हैं 18वीं तरमीम सूबों को खुद मुख्तार करके। और उसके अलावा बेतहाशा एक्सपोर्ट जो है, मुश्किल हालात में 2008 में जब हमें हुकूमत मिली तो हम गंदम की पैदावार तक हमारी जो है वो बहुत नीचे जा चुकी थी। हम अपने मुल्क में जो है गंदम सफिशिएंट नहीं, इतना सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ नहीं हो रही थी कि अपने मुल्क को पूरा कर सकें। लेकिन 6 महीने के अंदर एक एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क हम शुमार हमारा हो गया। तो और एक्सपोर्ट्स में हम हाईएस्ट जो है वो रेट पे चले गए, % पे हमारा एक्सपोर्ट चला गया। तो बहुत सारी हमारी कारकर्दगियां हैं। उसके अलावा वैसे नाज बलोच साहिबा, आज ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब का मुआशी तौर पे जो कारकर्दगी थी वो सबसे बेहतर रही है, लेकिन मकबूल जो है वो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि यहाँ पे
कहीं पे बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब मुझे नजर आ जाएं सारे मामले के अंदर, लेकिन इन दोनों का जिक्र था, आप लोगों का जिक्र नहीं था उसके अंदर। देखिए, हम तो आई थिंक अवाम, अपनी पाकिस्तान की जो अवाम है, जो हमारा वोटर है, उसके फैसले को हम देखते हैं। 8 फरवरी को वो अवाम क्या फैसला करेगी उसको हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमें बार-बार सिंध में हुकूमत करने का मौका मिलता है, अवाम के वोट के तवस्सुत से हम आते हैं, अवाम खिदमत का मौका देती है, तो हम उसको उस चीज़ को देखते हैं। हमारा परसेप्शन जो है वो तो यहाँ से डेवलप होता है कि हमें कराची जैसे शहर में, जहाँ पे हमारे लिए मुश्किलात हर मोड़ पे रखे गए, हर वक्त जो है दावा बोला गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को कराची जो है प्लेट में रखकर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सक्सेसफुली अपना मेयर कराची का हम लेकर आए। हम तो वो चीज देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि लोकल बॉडी में लोग अवाम हमें आके वोट करती है। हम ये देखते हैं कि कराची से लेकर जीबी तक जहां पर बिलावल भुट्टो जाते हैं उनको वार्म रिसेप्शन दिया जाता है। हम तो ये चीजों को देखते हैं। हम अवामी लोग हैं, अवाम के पास वोट के लिए जाते हैं और वोट के हक के ऊपर यकीन रखते हैं। तो हमें इन रिपोर्ट्स की, या ये जो ब्लूमबर्ग कह रहा है, या कोई गैलप का सर्वे आए, या कोई भी सर्वे आए, हमारे लिए तो मायने वो रखता है जो इलेक्शन का डे होगा, जो वोटर अपने वोट की ताकत से किस पार्टी को चुन के आगे लेकर आने का मौका देता है, किस पार्टी को खिदमत का मौका देता है, हम तो इसकी बात करते हैं। और इससे पहले मेरे पीटीआई से जो हमारे भाई बात कर रहे थे, तो देखिए जी, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे तो उस बात पे भी एतराज है। अब मैं बार बार रिपीट तो नहीं करना चाह रही ये बात, लेकिन बताइए क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंतकाम के नतीजे में आपके साथ आपका जो सिंबल आपको नहीं मिला, या आपने खुद अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, इसकी वजह से आपके साथ हुआ? आप लोगों की वजह से नहीं मिला। और मैंने आपकी बारी में नहीं बोली, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप भी मेरी बात गौर से सुने। इंतकाम देखें, इंतकाम तो हमारे साथ हर दौर में हुआ है। किसने इंतकाम नहीं लिया पीपल्स पार्टी से? क्या 3.5 साल की हुकूमत में रोजाना शहजाद अकबर आके पलंदा नहीं लाते थे? फिर वो जो बात करते थे तोते की तरह, एक हफ्ते बाद वही काम होता था, जिसके लिए वो आइडेंटिफाई करते थे कि अगली पकड़ धकड़ इसकी होगी, उसकी होगी, इसकी होगी, तो यही हो रहा होता था। पूरी फ्रंट बेंचेस को ऑपोजिशन की उठा के जेलों में डाल दिया, बख्तरबंदों में डाल के जो है वो ले जाना। जो आपने करना था, आप लोगों ने इंतकाम किया। और उस वक्त यही पीपल्स पार्टी का नौजवान लीडर था बिलावल भुट्टो, यही कहते थे कि खुदारा ये बंद गली की तरफ आप ना ले जाएं, आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ ले जाएं, आप आगे बढ़ के मुल्क की मईशत को दुरुस्त करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये इंतकाम की जंग बहुत खराब होती है, क्योंकि इसमें आज आप हैं, कल कोई और इस मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूंगा। मैं नहीं आ रही थी ये बात तब समझ नहीं आ रही थी, शायद अब ये बात समझ आ जाए। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम इंतकाम, हम नफरत की आग, इन चीजों से पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं। हम पाकिस्तान ये अच्छी बात है। मुझे इजाजत दीजिए नाज़ साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ये अज़हर साहब, वैसे बात हो रही थी लीडरशिप की, आपका अभी पिछले दिनों बात भी हुई थी, आपका एक बयान आया था कि खान साहब जो हैं वो शायद बाहर आ जाएंगे। अब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीदें दम तोड़ी। मैंने अभी कल मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, आज पहली एस्ट्रोलॉजिस्ट जी मेरे साथ कल। आज देखे ना, पाकिस्तान जो जमानतें थी, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? वो 26 तारीख दे रही है, मैं तो 8 तारीख 26 तारीख जी, वो 26 तारीख दिन के बाद, वो तो 26 कह रहे हैं ना, वो तो सितारों के जुबान में बात कर रहे थे ना। मैं तो कानूनी तौर पर आपके सामने रखता हूँ। आज देखे ना, जमानत कबल गिरफ्तारियां खारिज हुई जब जेल के अंदर थे, आज बहाल कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने। अब जमानतें रह गई सिर्फ 2 या 3 सेक्टर की जमानतें रह गई हैं, और उसमें 190 मिलियन पाउंड कोई केस नहीं है। सेक्टर से क्या मुराद? अच्छा चले, जो भी समझ नहीं आई। अच्छा, चले सेट कह देते हैं सेक्टर की बजाय। चले, मुझे शरारत। देखिए 190 मिलियन तोशा खाना ऐसा केस है, उस तरह इमरान खान है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन देख लें या, और हालांकि मैंने 1990 से आके सारी डिटेलें निकाली हैं, जरा वो निकाल के तो देखिए। कभी आप चाहते हैं ना एहतसाब करना, बातें सारी जितनी मर्जी करवा लें। दूसरा देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड वाज़ेह नहीं मिल रही है। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं कुछ चीज़ों का गवाह हूँ, जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे ना सिंध से, बिलावल भुट्टो साहब लेके आ रहे, तो मैंने कहा था इनके साथ वो सलूक करें, आप इनको ना आने दें, बगावत के पर्चे दर्ज करें, दहशतगर्दी को, जो हमारे साथ होता है। किसके ऊपर? पीपल्स पार्टी जो लेके आ रही जलसा। मैंने सजेशन दी थी उस वक्त, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। लॉन्ग मार्च देखिए आराम से आया, एक पता था इमरान खान की हुकूमत गिराने आ रहे हैं, कोई उन्होंने ऐसा काम किया जो अब हुआ।
जो फसाइयत अब देखी है, हम इस फसाइयत को सपोर्ट करते फिर रहे हैं। खुदारा इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत है ना, जमहूरी तरीके से अभी तक किसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दहशतगर्द कहा, ना सिर्फ खाली इल्ज़ामात है, इल्ज़ामात रहेंगे और हम फेस कर रहे हैं उसको, उसमें ऐसी क्या बात है। बाकी जहां तक अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस देख ले, साइफर वाला केस वो जमीन बोस हो गया जो आजम खाने का है, तोशा खाना के वाले से जो वो जो मुलाजिम है, वो मुलाजिम का फोटो कापियां गई उसके पास और वो एक दुबई की दुकान में मुलाजिम था। यानी इतना कुछ रिकॉर्ड होने के बावजूद देयर इज नथिंग। खुदारा तमाम सियासी जमातों को मैं 5 जून से बात कर रहा हूँ मंसूर भाई, मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ये छोड़ दे, मिसाके जमहूरियत, पाकिस्तान को इकट्ठा करे। खुदारा जिन्होंने जो गलतियां की हैं वो अपनी जगह पर आगे कौम से माफी मांगे, आगे लेके चले। ये डॉक्टर साहब 26 तारीख की डेट दे दी है भाईजान एस्ट्रोलॉजर ने कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, तब तक बड़ी मुश्किलात में फंस जाएंगे आप, तैयारी रखिए। हम तो मुकाबला करने के आदी हैं, अगर वो बाहर आते हैं या अंदर रहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, वो अंदर हो या बाहर हो हम अपना जो है वो काम जारी रखेंगे। तो बाकी जो है वो ये तो जब 26 आएगी तभी पता चलेगा कि क्या होगा। नहीं, वो उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजर से बात हुई है सर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा डॉक्टर उमर फारूक, ठीक है, मतलब बहुत टाइम के ऊपर एस्ट्रोलॉजर्स ठीक भी होते हैं, बहुत सारे टाइम पे वो ठीक नहीं भी होते। हाँ। तो लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। ये नाज बलोच साहबा, ये आपने गुफ्तगू सुनी है अजहर साहब की, वो फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे तो इन्होंने खुद तजवीज़ की थी कि बगावत के पर्चे इनके ऊपर दर्ज करा दें, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया। आप ये देखिए जमहूरियत के लिए जो है क्या सोच थी उनकी। मुझे तो हंसी आ रही है कि खैर ये भी अलमिया है कि लोग जो है ऐसी बातें करके फिर खुद आके पब्लिकली इस चीज को एडमिट भी करते हैं कि बगावत के पर्चे और ये चीजें ऐसे मशवरे देने वाले पीटीआई के जो है वो सरकर्दा रहनुमा बन गए। पर्चे दिए बता दें, आपके पास सबूत है सारे, बगावत कितने पर्चे दिए? नहीं, आप बगावत के पर्चों के मशवरे देकर जो है आज नहीं, मैंने तो मशवरा दिया, आप लोगों ने तो पर्चे दर्ज करा दिए पीडीएम की हुकूमत ने, तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा। दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कराए पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आपने। हमने नहीं किया, मैं नहीं जी मैं अब देखिए ये मसला होता है मंसूर, आप जब या तो आप फिर उनके साथ बिठाएं जो हौसला रखते हो, बात हम पे तनकीद नहीं, आप बोलिए, आपकी बात सुनेंगे, आप बोलिए नाज बलोच साहब। जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इंतकाम की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जब बीबी शहीद हुकूमत में थी, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब अदम एतमाद का मामला उठा, बड़े ग्रेसफुली उन्होंने अदम एतमाद को फेस किया और उसके बाद अदम एतमाद को जीत कर उन्होंने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उस तकरीर को सुने, उस तकरीर को सुन के सीखें कि उन्होंने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर था, लेकिन इससे हम जिस तरह बाहर आए मिलकर, हालांकि वो जीत गई, उसके बावजूद उन्होंने कहा हम मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, नफरत की सियासत को जो है वो पीछे छोड़ें। उनके ऊपर जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाई हुई थी, आज तक पाकिस्तान में शायद किसी सियासी जमात के साथ ये कार्रवाइयां ना हुई हों, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। ये ग्रेस होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। ये नफरत की और हेट की जो पॉलिटिक्स है, इसका नुकसान आप मुल्क को तो पहुंचाते हैं। नाज साहब, अजहर सिद्दीक साहब आपका, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बातचीत शुरू हुई थी, ग्रेस और डेमोक्रेसी की बात हो रही थी और मेरा सवाल दोबारा वही था कि अगर ग्रेस और डेमोक्रेसी की हमने बात करनी है तो कानूनी मामलात के बजाय मॉरल मामलात के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, कुछ असूलों के ऊपर जो है वो सियासत हो तो ज़्यादा बेहतर है। जब पता है कि एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एसोसिएटेड है, फिर भी उसके लिए उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशें करना, क्या जमहूरी तौर पे ये ठीक है या गलत, फैसला आप कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।